हेलो स्टूडेंट्स। जो ये आज की वीडियो है इसमें हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशंस क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 7 मार्क्स आपको देगा ही देगा। 6 मार्क्स का एक सीधा सा क्वेश्चन और एक आपके लिए 1 मार्कर का एमसीक्यू। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो जैसे सबसे पहले नाम आपको देखने को मिलता है क्षेत्रीय आकांक्षाएं या रीजनल एस्पिरेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका एक सीधा सा मतलब है जब कोई प्रॉपर एरिया या उस एरिया के लोग सरकार से किसी भी तरह की जब डिमांड करते हैं। अगर ये डिमांड आप कर रहे हैं तो यही आपके लिए क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और ये डिमांड्स आपकी किसी भी बेसिस पे हो सकती हैं, चाहे आप लैंग्वेज के बेसिस पर कोई डिमांड कर रहे हो, चाहे रिलीजन के, चाहे फिर आप कल्चर के, या फिर अपनी जोग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है। अगर आप जो सरकार से डिमांड कर रहे हो, बस इसी डिमांड को क्षेत्रीय आकांक्षाएं बोलते हैं। आपके पास मौलिक अधिकार के रूप में राइट टू प्रोटेस्ट मिला हुआ है, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात सरकार के आगे रख सकते हैं। लेकिन सरकार उन डिमांड्स को पूरा करती है या नहीं करती है, सरकार का पूरा डिसीजन है। आप इसके लिए कुछ भी जाहिर नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप भारत की बात करते हो तो भारत में शुरुआत से लेकर आज तक, यानी कि 1947 जब से देश बना है, इससे लेकर आज तक 2025 तक, इन सभी टाइम पीरियड में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस देखने को मिलती है, यानी कि अलग-अलग क्षेत्रीय आकांक्षाएं देखने को मिलती हैं। और ये सारी की सारी लगभग इसी आधार पर है, चाहे लैंग्वेज के, चाहे रिलीजन के, चाहे कल्चर के, चाहे फिर ज्योग्राफिकल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा इसको तेजी जो मिली 1970s और 1980s में मिली, क्योंकि इस टाइम तक रीजनल एस्पिरेशंस ने थोड़ा सा वॉयलेंट रूप ले लिया था। और उसके बाद सरकारों को भी समझ में आ गया कि जो ये स्ट्रगल चल रहे हैं, जो ये संघर्ष चल रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी स्वायत्ता मांगी जा रही है, स्वायत्ता या ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्पेशल राइट्स, ये भी आपके लिए पार्ट ऑफ रीजनल एस्पिरेशन है। जितनी भी स्वायत्ता लोग मांग रहे हैं, इनसे सिर्फ समझौते करके या इनसे बातचीत करके ही इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और एक लाइन यूनिवर्सल है इस चैप्टर के लिए कि रीजनल एस्पिरेशंस लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है। जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, ये लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है। और उसके साथ साथ आप इस हिस्से को तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक आपके देश में लोकतंत्र है, यानी कि जब तक लोकतंत्र रहेगा क्षेत्रीय आकांक्षाएं भी रहेंगी। उसके साथ साथ अगर आगे बात करें, सबसे सिंपल आता है सरकार का नजरिया क्या है, कि भारत सरकार इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को किस तरह से देखती है। सबसे पहली और सबसे सिंपल चीज कि भारत सरकार कोई हमारे लिए तानाशाह नहीं है, कोई हमारे लिए डिक्टेटरशिप नहीं है। भारत सरकार हमारी बात सुनती है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार का नजरिया कैसा है? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा ही एक डेमोक्रेटिक अप्रोच फॉलो करी है टुवर्ड्स द रीजनल एस्पिरेशंस। उसके साथ साथ जो लोकतंत्र की मजबूती है, इसके लिए सरकार क्या कहती है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं ठीक है, ये कोई एंटी नेशनल चीज थोड़ी है, ये राष्ट्र विरोधी चीज नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, सरकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्र विरोधी नहीं मानती। इनफैक्ट सरकार आपको मौका देती है कि आप अपनी बातें रख सको। उसके बाद तीसरी चीज कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत है, चाहे आप रिलीजन के बेसिस पे देख लो, चाहे आप कल्चर के बेसिस पे देख लो, या किसी भी कास्ट वगैरह के बेसिस पे देख लो, डाइवर्सिटी बहुत है, यानी विविधता बहुत है, अलग अलग तरह के लोग हैं। क्या सभी अलग अलग तरह के लोगों को सरकार एक ही तरीके से खुश रख सकती है? जवाब है नहीं। इसीलिए सरकार क्या है, मौका दे देती है कि आप अपनी इच्छा जाहिर करो, हम उसको पूरा करके आपको खुश रखने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ये भाषाएं, संस्कृति, रीति रिवाज, इन्हीं सबके बेसिस पर, विविधताएं के बेसिस पर आपको क्षेत्रीय आकांक्षाएं देखने को मिलती हैं। अब देखो, क्षेत्रीय आकांक्षाओं में कभी कभी थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट भी आ जाता है, यानी कि चरमपंथी समूह भी आ जाता है, जिसकी वजह से अलगाववाद जैसी समस्याएं भी आ जाती हैं, सेपरेटिज्म जैसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। क्योंकि सेपरेटिज्म जो है, ये अपने आप को आपके वर्तमान देश से अलग करने की बात करता है। जैसे खालिस्तान, क्या सरकार ने खालिस्तान बोलने वालों को मार दिया? नहीं, उन्होंने भी तो अपनी बात रखी, क्योंकि बात रखना आपका अधिकार है, आप रख सकते हो। लेकिन सरकार को डिसाइड करना है कि आपके लिए वो डिमांड ठीक है या नहीं है। तो अलगाववाद को भी आप किसका हिस्सा मानोगे? क्षेत्रीय आकांक्षाओं का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जो क्षेत्रवाद है या क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, इनको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है बातचीत। कि आप हमेशा क्या करो? बातचीत करो, नेगोशिएशन करो सरकार के साथ, अपने साथ। सिर्फ बातचीत के द्वारा ही इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सॉल्व किया जा सकता है। इस बार ओवरव्यू करिएगा कि सरकार का परसेप्शन कैसा है, डेमोक्रेटिक है। दूसरा, सरकार इसे एंटी नेशनल नहीं मानती, और हमारे यहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये रीजनल एस्पिरेशन हमें देखने को मिलती रहती है। अलगाववाद भी इसी का हिस्सा है, लेकिन ये कभी पूरा नहीं किया जाता। और उसके बाद सबसे सिंपल तरीका, अगर आपको क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मैनेज करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बातचीत। उसके साथ अगला जो रहता है कि हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो आती है, इनके प्रमुख कारण क्या है? अगर आप एक लाइन में खत्म करते हो, 1 वर्ड में, तो इसको आप डाइवर्सिटी का नाम देकर खत्म कर सकते हो कि सब कुछ जो होता है ये विविधता की वजह से होता है।
कि जितनी ज्यादा विविधता होगी उतनी ज्यादा आपको क्षेत्रीय आकांक्षाएं देखने को मिलेगी, उतने प्रोटेस्ट आंदोलन देखने को मिलेंगे। आप खुद समझिए, जो आपका सऊदी अरब है, यहां पर आपको प्रोटेस्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे या फिर इंडिया में ज्यादा देखने को मिलेंगे? जाहिर सी बात है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी क्या है ज्यादा। और थोड़ा सा अगर आप डिटेल फैक्ट में जाएंगे तो सऊदी अरब में जो टोटल पॉपुलेशन है, सिर्फ वहां की 15% जो है वो नेटिव्स है, यानी वहीं के लोग हैं, बाकी सारे टूरिस्ट हैं। इसके अलावा पहला रीजन अगर हम देखें क्षेत्रीय आकांक्षाओं का, तो ये धार्मिक विभिन्नता के बारे में रहता है कि यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, जिससे कभी कभी इनके बीच में विवाद हो जाता है और क्षेत्रीय आकांक्षाएं सामने आ जाती हैं। सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी, कि अलग अलग कल्चर के लोगों को एक साथ रखने की वजह से इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर इनकी इच्छाएं बाहर आती है कि हमें अलग करो। उसके बाद असंतुलित विकास, कि सारे एरियाज इक्वली डेवलप नहीं है, और जब ये सबको समझ में आता है कि यार हमारा एरिया बाकियों से कम विकसित क्यों है, इसीलिए जब ये क्वेश्चनिंग आती है, यही क्वेश्चनिंग हमारे लिए क्या बन जाती है? असंतुलित विकास। और यही क्वेश्चनिंग को हम क्या देते हैं? रीजनल एस्पिरेशन। और उसके बाद क्षेत्रीय राजनीतिक दल, कभी कभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये अपने फायदे के लिए, एक पर्टिकुलर फायदे के लिए किसी भी एरिया से क्षेत्रीय आकांक्षाओं को उठवा देते हैं, यानी कि ये लोग चाहते हैं कि आपका एरिया अलग हो जाए, नई सरकार बने, इनको मौका मिल जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है वो जम्मू कश्मीर से बात स्टार्ट होती है, कि जम्मू कश्मीर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में है कि जम्मू कश्मीर से भी तो रीजनल एस्पिरेशन उठी है। लेकिन अगर आज की बात करें, आज सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले क्या था? पहली बात तो जब आप इसके मर्जर की बात करते हो, आप इसके विलय की बात करते हो, तो इसका विलय भारत में आसानी से नहीं हुआ, एक बहुत लंबी कहानी रहती है। बस इतना मान के चलिए, बहुत दबावपूर्ण परिस्थितियां थी कि भारत सरकार चाहती थी कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो जाए, पाकिस्तान उधर से चाहता था पाकिस्तान में विलय हो जाए, और जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, वो चाहता था कि जम्मू कश्मीर एक अलग से सेपरेट देश बना है। दूसरी तरफ कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही सफल नहीं हो पाए, तो इस हरि सिंह के ऊपर दबाव बनाने लगे दोनों ही। पाकिस्तान ने तो खैर वहीं के जो कबीले के लोग थे उन्हीं लोगों को हमला करवा दिया। अब हरि सिंह जो होता है भारत सरकार के पास हेल्प के लिए भागता है अक्टूबर 1947 में। जब यहाँ पर सारी चीजें हो रही हैं, भारत सरकार क्या है, मना कर देते हम आपकी हेल्प कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आप हमारे पार्ट नहीं हो। तो हरि सिंह से इस टाइम पीरियड में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या जिसे आप सहमति विलय पत्र के नाम से जानते हैं, वो साइन करवाया जाता है। और इस सहमति विलय पत्र में साइन करने के बाद जो रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो सब किसकी आ जाती है? भारत सरकार की। तो भारत सरकार यहाँ पर फिर आपको सिक्योरिटी देने आ जाती है, और यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों की सेना एक दूसरे के एरियाज तक पहुंच जाती है। नेहरू जी इस मुद्दे को लेकर यूएनओ पहुंचते हैं, जो कि सरदार पटेल इसके खिलाफ थे। और सरदार पटेल क्या करते हैं कि यूएनओ तक जाने वाला मुद्दा था नहीं, लेकिन पहुंचाया गया। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप थोड़ा सा हिस्सा जो था कश्मीर का, वो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जिसे आप पीओके के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसके दूसरी तरफ 26 अक्टूबर 1947, ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये वही डेट है जिस दिन कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सहमति विलय पत्र को साइन किया था। और उसके बाद स्टार्टिंग में तुरंत इसको 370 या 35A नहीं मिला था, क्योंकि इससे तो हमारा संविधान ही रेडी नहीं था। हम कैसे कह सकते हैं 370 दे दिया हमने? इनसे वादा किया गया था कि आपको विशेष राज्य का दर्जा हम देंगे, स्पेशल पावर